नमस्कार दोस्तों। एडमिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एडमिशन स्टेटमेंट, कन्फेशन, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग इन सब का एक साथ कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा, जिससे कि कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो वो आज सब दूर हो जाएगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये क्या कहता है। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा सर्कल एक बनाया, ये वाला जो सबसे बाहर वाला सर्कल है, इसको नाम दिया है, ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं ये सभी। स्टेटमेंट्स को भी अगर हम फर्दर और एलोबरेट करें तो पहली बात तो इसमें वर्ड्स होने चाहिए, शब्द होने चाहिए, वो चाहे ओरल हो चाहे वो रिटन। ठीक है। अब स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट जो कथन होंगे, जरूरी नहीं है कि वो सब के सब एडमिशन हो, लेकिन हाँ उन्हीं में से स्टेटमेंट में से ही कुछ स्टेटमेंट होंगे जो एडमिशन की कैटेगरी में आएंगे। इसलिए इस स्टेटमेंट के अंदर एक और मैंने ये जो छोटा सर्कल बनाया, ये रिप्रेजेंट करता है एडमिशन को, स्वीकृति को। यानी ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कथन जो किसी फैक्ट को एडमिट करते हो, वो सभी स्वीकृतियां कहलाते हैं। अब कुछ फैक्ट ऐसे होंगे कि मैंने एडमिट किया तो वो एडमिशन मेरे केस में मुझे हेल्प करेगा, और कुछ ऐसे हो सकते हैं कि वो एडमिशन मेरे केस में मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। तो दो टाइप के एडमिशन यहां पर जनरली देखने को मिलते हैं। एक होते हैं सेल्फ सर्विंग, जो मैंने छोटा गोला बनाया, इस एडमिशन के अंदर दो सर्कल बनाए मैंने, एक और दो। ये जो सर्कल है ये है सेल्फ सर्विंग, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, स्वहितकारी। और इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल है, ये है स्व हानिकारक, सेल्फ हार्मिंग। ये एडमिशन के सर्कल के अंदर ही दो सर्कल हैं अलग अलग, लेकिन आप देखेंगे कि इस सेल्फ हार्मिंग सर्कल के अंदर एक और सर्कल मैंने छोटा बनाया है, ये वाला। अर्थात सेल्फ हार्मिंग के अंदर, सेल्फ हार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सेल्फ हार्मिंग कन्फेशन ही होंगे, नहीं। सिविल सूट में भी मुझे कुछ नुकसान कर सकता है, बेशक वो ऑफेंस को एडमिट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ क्रिमिनल केस में अगर मैंने ऑफेंस को एडमिट कर लिया है तो मुझे क्रिमिनल केस में नुकसान करेगा, तो मेरे अगेंस्ट सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है। तो सेल्फ हार्मिंग, सॉरी, कन्फेशन होने के लिए पहले वो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होना चाहिए, और सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होने के लिए पहले वो एडमिशन होना चाहिए, और एडमिशन होने के लिए कोई एक कथन होना चाहिए। ये है सीक्वेंस एडमिशन एंड कन्फेशन का। तो आप ये मत मानिए कि सारे के सारे सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस कन्फेशन हो जाएंगे, संस्वीकृति हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां से एक आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि क्या इनका कंपैरिजन है, स्टेटमेंट, एडमिशन, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग के अंदर कन्फेशन। और इस कन्फेशन को अभी तक ये नई टर्म आई है, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे, बट मैं आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कन्फेशंस आर सब स्पीसीज ऑफ एडमिशंस। इसका मतलब जो एडमिशन एक प्रजाति है, तो उसके अंदर एक सब प्रजाति है, एक छोटी प्रजाति है कन्फेशन। अर्थात कन्फेशन होने के लिए पहले एक एडमिशन तो होना ही चाहिए, देन फिर हम कन्फेशन पर जाएंगे। दूसरा, एडमिशन किसने किया था? ये कन्फेशन, कन्फेशंस आर सब स्पीसीज ऑफ एडमिशंस मेड बाय एक्यूज पर्सन। किसी आरोपी ने वो एडमिशन किया है जिसे कन्फेशन बनाना है, बट क्या किया उसने एडमिशन में? एडमिटिंग दैट ही कमिटेड एन ऑफेंस। और ऐसे एडमिशन में उसने ये एडमिट किया है कि उसने एक क्राइम, उसने एक अपराध किया, ऐसा उसने एडमिट किया है, देन वो कन्फेशन होंगे। ये सेक्शंस हैं जो कन्फेशन को डील करती हैं, संस्वीकृति को डील करती हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो सेक्शंस हैं ये चैप्टर नंबर 2 में तो हैं,
कहां पर है ये? चैप्टर नंबर 2 में तो है, बट चैप्टर नंबर 2 को सब चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सब चैप्टर्स में डिवाइड कैसे कैसे किया हुआ है, उसी में मैं अभी आपको सब चैप्टर्स दिखा ही देता हूं कि किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। देखिए, ये यहां पर चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है, देखिए ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगतता। अब इसी चैप्टर को ध्यान देना, आप इसी चैप्टर को आगे देखिए किस तरीके से बनाया गया है। मैं दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पार्ट क्या आया? नेक्स्ट पार्ट है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स अगला पार्ट हुआ। और इसके आगे देखिए, ये मतलब सब चैप्टर है, ये क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट सब चैप्टर है। और इससे अगला सब चैप्टर आप देखिए, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं कि जिससे आपको थोड़ा एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि एडमिशन एंड कन्फेशन में कोई डाउट आपको ना रह जाए कि ये एक्चुअल में लॉ में प्लेस कहां किया गया है कन्फेशन, क्या इसके लिए कोई अलग से हेडिंग बनाया गया है? आपने देखा क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट से आगे जस्ट अगला हेडिंग कौन सा आया भैया? एडमिशंस। स्वीकृतियां कहां से शुरू हो रही हैं? सेक्शन 15 से शुरू होती है। अब आपको यह देखना है कि ये जो एडमिशंस वाला जो ये चैप्टर, ये जो सब हेडिंग है, सब चैप्टर है, ये जाता कहां तक है? आप देखते रहिए, बीच में कोई और सब हेडिंग नहीं मिलेगा आपको। इसी बीच में आपको देखने को मिलेंगी सेक्शन 22, जो सेक्शन 24 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। उसी सब हेडिंग में आपको हेडिंग ध्यान रखना है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, यही सेक्शन पहले 25 होती थी। सब सेक्शन 2 ये पहले 26 होती थी। ये इसी सेक्शन में अभी आज की डेट में सेक्शन 25, 26 एंड 27 तब इसी सेक्शन में आ गई हैं। लास्ट में ये है सेक्शन 30। ये यहां तक सेक्शन कन्फेशन को डील करती है। और फिर अगली सेक्शन देखिए आप, फिर उसी के नीचे फिर से एडमिशन को डील कर रही है सेक्शन 25, जो सेक्शन 31 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और इसके नीचे फिर से आप नेक्स्ट सब हेडिंग देखिए, जहां पर एडमिशन लास्ट हुआ, उसका नेक्स्ट सब हेडिंग है स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। जब व्यक्ति मर गया है, इनकैपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, मिल नहीं रहा है या बहुत दूर रहता है, जो सेक्शन 32 पहले हुआ करती थी, डाइन डिक्लेरेशन वगैरह वगैरह, उसमें बताया गया था। नेक्स्ट पार्ट वहां से शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको क्यों दिखाया? ये सिर्फ इसलिए दिखाया जिससे कि आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये जो सेक्शंस हैं जो कन्फेशन को डील करती हैं, ये हैं कौन से सब चैप्टर में? एडमिशन वाले सब चैप्टर। और ध्यान दो, पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी सेक्शंस जो कन्फेशन को डील करती हैं, बात नंबर 1 एडमिशन वाले चैप्टर में है। बात नंबर 2, कन्फेशन को कहीं भी पूरे एक्ट में, ना तो इंडियन एविडेंस एक्ट में, ना ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन ही नहीं किया गया है। जबकि स्टीफन साहब ने अपनी जो बुक लिखी, उन्होंने डाइजेस्ट एविडेंस लॉ पे, उसमें उन्होंने डेफिनेशन दी है कन्फेशन की, लेकिन जब आप एक्ट में देखेंगे तो कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं है। वो डेफिनेशन क्या दी थी उन्होंने, वो मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा, बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं एडमिशन का ही पार्ट है। मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर एक ये जजमेंट का नाम लिखा मैंने, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंह संधू। इनका दूसरा नाम है इसका अफसान गुरु। ये पार्लियामेंट अटैक केस है और इसकी साइटेशन 2005 वॉल्यूम 11 एससीसी 600। इसका पैरा नंबर आप 8 पढ़िए तो वहां पर आप पाएंगे कन्फेशंस which is a terminology used in criminal law is a species of admissions as defined in section 17 of Indian Evidence Act, now section 15 BSA। अर्थात इन्होंने कहा कि कन्फेशन स्पीसीज है, वन ऑफ द स्पीसीज है एडमिशंस की, और उसी एडमिशन की जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 17 में दी गई। और एक जजमेंट दिखाता हूं आपको, बहुत पुरानी जजमेंट है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस नीलमा धूप।
15 कैलकाटा 595। इसमें कहा गया इफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट डिड नॉट अमाउंट टू अ कन्फेशन, अगर कोई एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है वो कन्फेशन नहीं है, अब इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाएगी कि एक्चुअली कन्फेशन कहेंगे किसको। सबसे पहले मैं बात करूंगा कन्फेशन के रिगार्डिंग, अभी ये बात पूरी नहीं हुई, लेकिन कन्फेशन के रिगार्डिंग पहले मैं बात करूंगा जो स्टीफन ने डेफिनेशन दी थी कन्फेशन की। आर्टिकल 21 लिखा था अपनी बुक में उन्होंने, उस आर्टिकल 21 का हेडिंग ही कन्फेशन डिफाइंड था, लाइक जैसे 17 का हेडिंग है एडमिशन डिफाइंड। इसी तरीके से उन्होंने अपनी बुक में जो आर्टिकल लिखा 21 उसमें लिखा था कन्फेशन डिफाइंड, और उस डेफिनेशन को आप विश्वास नहीं करेंगे हमारे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। किस तरीके से उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो सभी मैं बताऊंगा। बट इस जजमेंट में देखिए क्या कहा कि अगर किसी लेटर के कंटेंट कन्फेशन नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि मैं वो ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें ऑफेंस को एडमिट कर रहा हो कोई व्यक्ति, लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी और बातें एडमिट की हैं, तो वो जो एडमिशंस हैं, अब क्योंकि कह रहे हैं वो कन्फेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो इनक्रिमिनेटिंग हो सकती हैं, उसके अगेंस्ट पढ़ी जा सकती है, तो वो कहां रेलेवेंट होंगी। तो उन्होंने कहा है द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वुड बी रेलेवेंट एज एन एडमिशन अंडर सेक्शन 21। बहुत सारी इंक्रिमिनेटिंग बातें हैं जो लेटर लिखने वाले के अगेंस्ट पढ़ी जा सकती हैं, वो एक्यूज है, डायरेक्ट उसने नहीं कहा कि मैंने मर्डर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ए है, इसके ऊपर चार्ज है मर्डर का, बी के मर्डर का। इस ए से जब कोर्ट में पूछा गया, इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया, तब इसने कहा कि मेरी बी से दुश्मनी थी। ठीक है भैया, मेरी बी से दुश्मनी थी तो इसलिए मेरे माइंड में इसके अगेंस्ट इल विल डेवलप हो गई, और इसने कहा कि यस मैं इसको मारना चाहता था, तो इसलिए मैंने एक नाइफ खरीदा, मार्केट गया, वहां से मैं एक नाइफ खरीद के लाया, और कहा कि एक सर्टेन डे पे मैं नाइफ के साथ इसके घर गया। अब जब मैं इसके साथ घर गया, सॉरी नाइफ के साथ जब मैं इसके घर गया तो पता चला कि बी पहले से ही वहां पर डेड पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। तो अब यहां पर इस व्यक्ति ने जितने भी एडमिशंस किए, दुश्मनी थी, इलविल डेवलप हुई, नाइफ खरीद के लाया, नाइफ के साथ उसके घर गया मारने के लिए, ये सभी इनक्रिमिनेटिंग एलिमेंट हैं इस ए के अगेंस्ट, लेकिन स्टिल कन्फेशन नहीं है, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैंने ऑफेंस नहीं किया है। तो ये कन्फेशन नहीं होने के बावजूद इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट हैं, एडमिशंस हैं, तो अब ये रेलेवेंट कहां होंगे। पहली बात तो कन्फेशंस नहीं है तो सेक्शन 24 से लेकर 30 तो एप्लीकेबल ही नहीं हुई इस पर। आज की बात करें तो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 24 एप्लीकेबल ही नहीं हुई इस पर। इवन देन रेलेवेंट है, ये किसी और सेक्शंस में रेलेवेंट हो सकते हैं। प्रिपरेशन है, इसका मोटिव है, कंडक्ट है, इवन देन एडमिशन। और एडमिशन सेक्शन 21 में, 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट है। आज की डेट में बात करें तो सेक्शन 19 बीएसए में रेलेवेंट है। तो क्वीन एम्प्रेस वर्सेस नीलमा धूम के वाले केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही कहा था कि भैया अगर कोई ऐसा लेटर लिखा या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो इनक्रिमिनेटिंग तो है
बट कन्फेशन नहीं है, देन वो रेलेवेंट कहां होगी? सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इससे आगे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात दिखाना चाहता हूं, और यहां देखिए लिखा क्या है। ये लैंग्वेज आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। जितने भी ये कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं, सेक्शन 12 से शुरू होती है, तो मैं आपको ना एक लैंग्वेज दिखाकर ये दिखाना चाहता हूं कि एक्चुअल में आपको चेक ये करना है कि क्या ये जो कन्फेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं, इनमें कहीं किसी में बताया गया है कि कन्फेशन इज रेलेवेंट, कन्फेशन इज रेलेवेंट या कन्फेशन इज रेलेवेंट। ये बात ध्यान में रखते हुए कि कन्फेशन पहले एक एडमिशन है, बाद में वो कन्फेशन। तो इसके लिए पहले आपको ये चेक करना है कि वो कन्फेशन कहीं भी रेलेवेंट बताया गया है क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगतता। और मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आप देख भी रहे होंगे, वहां पर बताया गया है कि ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट है, ये फैक्ट रेलेवेंट है। और जब एडमिशन की भी बात आती है तो एडमिशन की डेफिनेशन देने के बाद सेक्शन 19 में भी बताया कि एडमिशन स्वीकृति सुसंगत है। सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया कि एडमिशन सुसंगत नहीं है। कब नहीं है वो कंडीशन दिया, कब है वो भी कंडीशन बताई। इसी तरीके से आपको ये जितनी भी कन्फेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, आप जरा इनको देखिए कहते क्या है। अ कन्फेशन मेड बाय सो एंड सो इज इररेलेवेंट। क्या लिखा है? इज इररेलेवेंट। तो क्या लिखा है कि यहां पर कन्फेशन रेलेवेंट है? नहीं, मना किया है कि इररेलेवेंट है। इट मींस रेलेवेंट नहीं है, सुसंगत नहीं है। दूसरी सेक्शन दिखा देता हूं आपको, सेक्शन 23 देख लीजिए। 23 में कहा नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड, shall be no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। अर्थात एक पुलिस ऑफिसर को अगर किसी एक्यूज पर्सन ने कोई कन्फेशन दिया तो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। मैंने कहा है कि प्रूव अलग है, रेलेवेंट अलग है, इररेलेवेंट अलग है। तो यहां पर बोला है कि भैया प्रूव नहीं किया जाएगा, साबित नहीं किया जाएगा। अर्थात यहां पर यह मना नहीं किया कि रेलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। मैंने बताया था कि अगर यह कह दिया कि इररेलेवेंट है, इट मींस उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। और अगर केवल यह बोला है कि इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, रेलेवेंट तो बता दिया है, तो दो ऑप्शन बचते हैं, प्रूव भी किया जा सकता है, प्रूव नहीं भी किया जा सकता है। तो सेक्शन 23 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 25 यहां पर बताया कि कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया किसी एक्यूज के द्वारा, वो उसके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। यहां से एक दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि क्या इंप्लाइडली ये सेक्शन ये कहती है, क्या ये सेक्शन इनडायरेक्टली ये कहती है कि इसके फेवर में यूज किया जा सकता है? ये कन्फेशन क्या इसके फेवर में यूज किया जा सकता है? अगली सेंस वो देख लीजिए आप सेक्शन। आपको देखना यह है कि कहीं इन सेक्शंस में कुछ ये बताया कि ये एडमिशन, ये जो कन्फेशन है ये रेलेवेंट है, कहीं ऐसा बताया जा रहा है? सेक्शन 24 देख लीजिए, जो पहले 30 हुआ करती थी, जॉइंट ट्रायल की बात करता है, को एक्यूज के कन्फेशन की बात करता है। कहता है व्हेन मोर पर्संस देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए जॉइंट ट्रायल चल रहा है, एंड a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved। यहां पर किसी कन्फेशन को प्रूव तो करवाया है। अगर प्रूव करने की बात हो रही है तो इट मींस ये कन्फेशन कहीं ना कहीं रेलेवेंट तो है, तभी प्रूव करने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन स्टिल नहीं लिखा गया इन सेक्शंस में, 24 में भी, 24 में भी नहीं लिखा गया कि रेलेवेंट है। रेलेवेंट अर्थात कहीं और है। इन सेक्शंस में रेलेवेंट नहीं है कन्फेशन, इट मींस कन्फेशन कहीं और रेलेवेंट है। और क्योंकि ये एक एडमिशन है और हर एडमिशन सेक्शन 20
1 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलेवेंट है, अर्थात ये कन्फेशन भी जो यहां पर स्पेशली हिट नहीं है सेक्शन 22 से लेकर 24 तक, स्पेशली यहां पर बार नहीं किए गए हैं, तो ऐसे कन्फेशन, बचे हुए कन्फेशन रेलेवेंट हैं। और फिर कहां रेलेवेंट हैं? सेक्शन 21 में, क्योंकि बाकी जो ये सेक्शन है इनमें तो कहीं भी रेलेवेंट की बात ही नहीं हुई है, तो इनमें तो आप रेलेवेंट कर ही नहीं सकते। इनमें तो केवल इररेलेवेंट और इररेलेवेंट की बात हुई है, या प्रूव नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 30 कहती है कि अगर जॉइंट ट्रायल है, एक ही ऑफेंस के लिए है और एक से अधिक अक्यूज पर्संस का ट्रायल है, और उनमें से किसी एक पर्सन ने ऐसा कन्फेशन कर दिया है जो खुद को भी सेल्फ हार्मिंग भी है और दूसरों के अगेंस्ट भी है, देन जो पहले पर्सन ने कन्फेशन किया है, ये कन्फेशन अगर प्रूव्ड कर दिया गया है, प्रूव्ड करने का मतलब, प्रूव्ड की डेफिनेशन देखिए, जब कोर्ट के सामने जितने भी मैटर्स आए उनको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट ये मान लेती है कि हाँ इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, तो मानेंगे कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। और वो किस मैटर से मानेगी? उसमें एविडेंस भी हो सकती है, उसमें एक्यूज का एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, उसमें एफिडेविट्स भी हो सकते हैं। उनके आधार पर अगर एक कन्फेशन को प्रूव्ड मान लिया गया है, तो देखो आगे क्या कहा गया था, कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, द कोर्ट में टेक इनटू कंसीडरेशन, नॉट कि दूसरे अगेंस्ट, may take into consideration such confession as against such other persons as well as against the person who makes such confession। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट इसको कंसीडर कर सकती है, कंसीडर कर सकती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी जिसने ये एडमिशन किया, और उसके अगेंस्ट भी जो साथ में ट्रायल हो रहा है, वो एक्यूज, उनके अगेंस्ट भी अगर ये प्रूव कर दिया गया है तो उसको कंसीडर कर सकती है। प्रूव्ड नहीं माना जाएगा, नो प्रूव्ड नहीं माना जाएगा, प्रूव्ड माना जाता तो प्रूव्ड वर्ड यूज होते। रेलेवेंट भी नहीं है, रेलेवेंट तो कहीं और है, यहां रेलेवेंट नहीं है, बट उसको कंसीडर कर सकती है। इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। कुल मिलाकर दोस्तों मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब कन्फेशन के रेलेवेंसी की बात आएगी, मैं कन्फेशन के इररेलेवेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कन्फेशन की रेलेवेंसी की बात कर रहा हूं। और मैं कन्फेशन को प्रूव करने की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं साबित करने की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवल और केवल कि ये सुसंगत कहां है। तो ऐसे कन्फेशन जो सेक्शन 24 से लेकर 30 इंडियन एविडेंस एक्ट, नाउ सेक्शन 22 से लेकर 24 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा हिट नहीं है, तो बाकी जितने भी कन्फेशन बच गए वो सब रेलेवेंट हैं। और कहां? सेक्शन 21 में एज एन एडमिशन। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एडमिशन के साथ साथ वो कन्फेशन भी सुसंगत हैं जो कहीं किसी दूसरी सेक्शन से हिट नहीं है, इररेलेवेंट नहीं है, या प्रूव करने से रोक दिया गया है। उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने बच गए वो कन्फेशंस भी सेक्शन 19 में ही रेलेवेंट होंगे, जस्ट लाइक एन एडमिशन। इसीलिए क्योंकि ये एडमिशन में ही फॉल करता है कन्फेशन भी, इसीलिए कन्फेशन की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, क्योंकि ये एक्चुअल में है ही एडमिशन। बस गिल्ट को एक्सेप्ट कर रहे थे तो कह दिया ये कन्फेशन है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्टीफन साहब ने क्या कन्फेशन की डेफिनेशन दी और हमारी कोर्ट्स क्या कहती हैं इन कन्फेशंस के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाना चाहूंगा जहां पर कहीं ना कहीं कन्फेशन की बात आती है, और एक एक शब्द को आपको बहुत ध्यान से सुनना है उस स्टोरी के, और वीडियो कंटिन्यू देखना है आपको। आज देखिए, यहां तक अगर आपने देखी है तो कल आप तुरंत देखना इस वीडियो को, और फिर स्टोरी सारी पहले स्टोरी सुन लीजिए, क्योंकि कन्फेशन वाला जो पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट तो है ही।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रायल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जज हैं तो भी, प्रैक्टिशनर हैं तो भी, भैया कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कंपैरिजन एडमिशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड। तो इसके डाउट को हमें दूर करना है और एक ही बार में दूर करना है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, हमें कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस तरीके से पेशेंटली आपको सारी स्टोरी सुननी है, जितनी भी मैं स्टोरी सुनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। और मैं कंक्लूड ये किया था कि बताना ये चाह रहा हूं कि कन्फेशन एडमिशन की ही एक स्पीसीज है, और वो कन्फेशंस जो कहीं बार नहीं किए गए हैं वो सब रिलेवेंट हैं, और सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गई है, वहां पर ये रिलेवेंट है। कौन कौन सी जजमेंट, इनको आप स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ के साथ, या नोट कर लिया करो। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। और अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, देखिए लॉ में क्वेश्चन उठना ही चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैं यहाँ बता नहीं सकता। जितने क्वेश्चन मेरे माइंड में भी उठते हैं सबको मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता यहाँ तो, बट आप उनको कमेंट करके पूछिए तो सही। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि उनको मैं शेयर कर दूंगा, उनके जवाब दे दूंगा मैं। तो कल फिर मिलूंगा, स्टोरी के साथ मिलूंगा जो कन्फेशन से रिलेटेड है। तब तक के लिए देखते रहिए लीगल लैंप। नमस्कार, जय हिंद।